दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1969 में जब अमेरिका ने चांद पर कदम रखने का दावा किया था, तो सारी दुनिया ने उसको तस्लीम कर लिया था। मगर फिर लोग इस पर सवाल उठाने लगे, लेकिन अमेरिका के पास इन सवालों के तसल्ली बख्श जवाबात ना होने की वजह से लोग इसको मशकूक समझने लग गए। मौजूदा सूरत हाल तो ये है कि चाइना और रशिया समेत दुनिया की अक्सरियत इसको हकीकत की बजाय अमरीकी दावा समझती है। दर हकीकत ये मामला हुआ कैसे? मेरा काम न्यूट्रल अंदाज में लोगों के इतराज़ात और नासा के जवाबात आपके सामने रखना है। सच और झूठ का फैसला करना आपका काम है। ये सारा मामला शुरू कुछ ऐसे हुआ था कि 1960 की दहाई में सोवियत यूनियन यानी मौजूदा रूस ने स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी तजर्बात किए। इस दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सुपर पावर बनने के लिए मुकाबला बाजी चल रही थी। बेशक सोवियत यूनियन के चांद पर भेजे गए तमाम मिशन नाकाम हुए थे, लेकिन फिर भी ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि सुपर पावर बनने के लिए अमेरिका हर लिहाज से दुनिया पर अजारादारी चाहता था। लिहाजा अमेरिका ने अपने स्पेस प्रोग्राम को फ़ाल किया और पहले चंद मिशन नाकाम होने के बाद बिल आखिर जुलाई 1969 में चांद पर पहुंचने का दावा कर दिया। अमेरिका का ये दावा सिर्फ बातों तक महदूद नहीं था, बल्कि इसने बाकायदा तौर पर इसकी वीडियोस और तस्वीर भी जारी की। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमरीकी दावों पर एतबार किया जा सकता है, क्योंकि इन मनाजिर में कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि खुद अमरीका के अंदर भी सवालिया निशान हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया के कोने कोने से ये आवाज़ें भी सुनने को मिल रही हैं कि ये अमरीका का एक खेल था जो कि स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था। तो आइए न्यूट्रल अंदाज में जानते हैं कि लोगों के एतराज़ात क्या हैं और नासा इनका क्या जवाब देता है। पॉइंट नंबर 1, 1969 से 1972 तक पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ अगर अमेरिका चांद पर चला गया था, तो आज के इस जदीद दौर में वो चांद पर क्यों नहीं जाता? नासा का जवाब ये है कि चूंकि हम जान चुके हैं कि चांद पर जिंदगी बसाना नामुमकिन है, लिहाजा चांद पर मज़ीद बार बार खर्चा करने से बेहतर है कि हम किसी और सियारे पर ज़िंदगी बसाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका के अलावा दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसा क्यों नहीं कर रहे? किसी और मुल्क का दिल क्यों नहीं चाहता कि जब चांद पर जाने की बात हो तो अमेरिका के साथ हमारा भी नाम लिया जाए? इसको देखकर बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि जैसे 1969 तो क्या, शायद आज के दौर में भी ये मुमकिन नहीं है। पॉइंट नंबर 2, पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ ज़मीन के अतराफ मौजूद मैग्नेटिक लेयर और रेडिएशन लेयर को अबूर करके चांद पर पहुंचना कैसे मुमकिन हुआ? नासा का जवाब यह है कि सैटर्न 4 रॉकेट अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से मुतासिर हुए बगैर इन लेयर्स को अबूर कर गया। पॉइंट नंबर 3, अगर रॉकेट की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ थी तो इतनी तेज़ रफ्तारी से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल हीट पैदा होने का ख़तरा होता है। इसका हल कैसे किया गया? नासा का जवाब यह है कि अगर रॉकेट के ऊपर मखसूस कंडक्टिव कोटिंग ना की जाती तो ये ख़तरा बजा था, लेकिन हमने इसके ऊपर कंडक्टिव कोटिंग की थी जो कि इसको फ्रिक्शनल हीट से बचा रही थी। पॉइंट नंबर 4, जब खलाई गाड़ी चांद पर पहुंची तो उसकी बाहर से वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी। वो रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था? नासा का जवाब यह है कि इंसान के जाने से पहले अमेरिका ने रोबोट मिशन चांद पर भेजे थे जो कि उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। पॉइंट नंबर 5, जब चांद की सतह पर अमेरिकी झंडा गाड़ा जा रहा था तो वो लहरा रहा था, जबकि चांद पर तो हवा का तस्वुर ही नहीं है। ऐसे में झंडे का लहराना समझ से बालातर है। नासा का जवाब यह है कि झंडे के ऊपर वाले हिस्से पर रॉड नस्ब था जिसने झंडे को सीधा रखा हुआ था, लेकिन असल इतराज़ ये था ही नहीं, क्योंकि असल इतराज़ झंडे के ऊपर वाले हिस्से के सीधा रहने पर नहीं, बल्कि झंडे के निचले हिस्से की वेवी मूवमेंट पर था। पॉइंट नंबर 6, खलाबाज चांद की सतह पर इंसानों की तरह चलने के साथ साथ कैंगरू की तरह जंप लगाते और लेटते लेटे पीछे को सीधे उठते भी नजर आते हैं, और ये सीन बिल्कुल ऐसे हैं जैसे फिल्मों में इनविजिबल रोप यानी रस्सी की मदद से सीन किए जाते हैं। नासा का जवाब ये है कि चांद की ग्रेविटी कम होने की वजह से खलाबाज जंप लगाकर इंजॉय कर रहे थे, लेकिन मसला ये है कि ग्रेविटी जितनी मर्जी कम हो फिर भी है तो सही,
اس میں لیٹا ہوا انسان پیچھے کو سیدھا کیسے اٹھ سکتا ہے، اور جمپ لگانے کا انداز بھی بالکل ایسے ہے جیسے الاسٹک روپ کی مدد سے جمپ لگایا جاتا ہے۔ انجوائے کرنا اپنی جگہ، لیکن یہ جمپ تو کسی بھی پہلو سے نیچرل نہیں لگتے۔ پوائنٹ نمبر 7، ہر بار چاند پر دکھائی گئی تصاویر میں زمین تو 100% کلیئر نظر آتی ہے، لیکن آسمان پر ستارہ ایک بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ چاند پر زمین کی طرح گرد آلود ایٹماسفیئر بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں تو ستارے اور بھی واضح نظر آنے چاہیے۔ ناسا کا جواب یہ ہے کہ اس وقت کیمرے اتنے اچھے نہیں تھے جو کہ چاند پر موجود لائٹ کی انٹینسٹی کو بیک گراؤنڈ کے کنٹراسٹ میں میچنگ کرا سکتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 8، خلابازوں کے ہیلمٹ کے شیشے پر موجود ریفلیکشنز بالکل ویسی ہی ہیں جیسے اسٹوڈیو لائٹ کی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ اسٹوڈیو لائٹس نہیں تھیں تو پھر کیا تھا؟ ناسا کی طرف سے آج تک اس کی جتنی بھی وضاحتیں دی گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی وضاحت تسلی بخش نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، چاند کی سطح پر بننے والے سائے مختلف سائز اور مختلف سمتوں میں کیوں ہیں؟ حالانکہ وہاں پر لائٹ سورس تو صرف سورج ہی ہے، ایسے میں تو سائے ایک جیسے سائز اور ایک ہی سمت میں ہونے چاہیے۔ ناسا کی طرف سے اس کا ذمہ دار بھی پرانے کیمروں کو ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن جو بات ذہن کو کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ کیمرے تو 1 صدی پہلے سے ہی ایجاد تھے، اور اس وقت کی عام فلموں کو دیکھ کر بھی یہ لگتا ہے کہ کیمرے بہترین ہوا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی جو ٹیکنالوجی اتنی بہترین ہو کہ انسان کو چاند پر لے جائے، اس ٹیکنالوجی کے کیمرے اتنے خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 10، فرض کریں کہ یہ سب جھوٹ تھا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچپن سے ہمیں کتابوں میں یہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چائنا اور رشیا سمیت دنیا کے کئی ممالک اس کو بطور امریکی دعویٰ پڑھاتے ہیں، لیکن ہم اس کو بطور حقیقت پڑھاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہر صاحب عقل اچھے سے جان سکتا ہے۔ میں کسی پر فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، البتہ یہ بات ضرور تشویشناک ہے کہ امریکہ جو کام پہلے کر چکا ہے وہ یہ کام صرف ایک بار اور کر لے تو دنیا خاموش ہو جائے گی، لیکن وہ چاند پر جانے کی بجائے باتوں سے کیوں منوانا چاہتا ہے؟ دوسری تشویش یہ بھی ہے کہ رشیا اور چائنا جیسے ممالک چاند پر کیوں نہیں جا رہے؟ شعور و آگاہی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔